बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ जी कि मूडी जो है ही इज़ अ साइकोपैथ, और मैं एडवाइस भी कर चुका हूँ कई मरतबा मूडी को कि जनाब हार्ले स्ट्रीट में लंदन में बड़े अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, और दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस जो हैं दुनिया के, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगा इस वक्त, मैं मूडी की बात नहीं करूँगा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जो हैं वहाँ पे जाके इलाज कराते हैं। सो मेरे ख्याल में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय अवाम है, हमारे दोस्त हैं, और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और इसी तरह वो भी हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमारी अवाम की इज़्ज़त करते हैं। और उनको चाहिए, भारतीय अवाम को, कि अपने लीडर को यानी कि मूडी को वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले दें और गेट हिमसेल्फ फिक्स्ड ओवर देयर। और अगर वो अपना इलाज करा लेगा तो मेरे ख्याल में ख़ित्ते में जिस तरीके से वो जंग छेड़ना चाहता है वो उससे बचत हो जाएगी। काफ़ी मार खा चुका है और काफ़ी उसकी यहाँ पे बेइज्जती हो चुकी है मूडी की, लेकिन फिर भी उसको मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही है, और वो चाहता ये है कि किसी न किसी तरीके से उसको जनाब कारी पहुँचाया जाए। और ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसने सिंदूर तो हम भी भरने के लिए तैयार हैं, कई लोगों को भरने के लिए तैयार है। ख़ास तौर पे बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं जिनको हम सिंदूर भरने के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पे। सो इसलिए मूडी को चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा ध्यान करे, और ये पुरानी जो टैक्टिक्स है ना, कि जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, सिख बरादर हैं, हमारे भाई हैं सिख जो हैं, उनके साथ जिस तरीके से ये टैकल करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उनको हमारे अगेंस्ट टर्न करने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेरे ख्याल में पुरानी हो गई है सारी चीज़ें। और रॉ के चीफ जो है उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें उनके सामने रखे, मूडी के सामने। वैसे तो फ़ौज के अंदर, इंडियन फ़ौज के अंदर बगावत हो चुकी है, और कई लोग जो है मूडी की जो पॉलिसी है उससे डिसएग्री कर चुके हैं, और यहाँ पे थ्रेट भी कर चुके हैं मूडी को कि जनाब आप जो है, आप जिस तरीके से जो यहाँ पे प्लान करके बैठे हुए हैं, साढ़े वासी खेड कोई नहीं है कि पाकिस्तान का जैसी लड़िए, वो कह चुके हैं उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है। कोई बुराई नहीं होती है मेहनत करने में, कोई बुराई नहीं होती किसी किस्म का काम करने में, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में मूडी ग्रो अप नहीं किया उसने, और वो उसी तरह वो समझता ये है कि सारी दुनिया को चाय पिला के वो खुश रहेगा। सो ऐसा नहीं होता। सो ही शुड लाइक ग्रो अप। और वैसे भी उनकी डिग्री भी चैलेंज हो गई है। वो कहते हैं कि जनाब बीए उन्होंने किया हुआ, मन तो नहीं लगता उसने बीए भी किया हुआ है, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब हमने तो कभी इसको वहाँ पे देखा ही नहीं उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे इसने बीए किया हो। सो एनीवेज, शादी भी नहीं की उन्होंने, खैर उनका पर्सनल मसला है शादी क्यों नहीं की उन्होंने, लेकिन कोई वजह तो ज़रूर होगी कि शादी उन्होंने नहीं की मूडी साहब ने। अब कर नहीं सकते, निभा नहीं सकते शादी, या कुछ और वजूहात है, मुझे नहीं पता। एनीवेज, उस पर मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त स्ट्रेटजी पे, कि आइंदा आने वाले दिनों में फेस सेविंग के लिए वो बैठा हुआ है मूडी कि जनाब मेरी फेस सेविंग हो जाए। और वो फेस सेविंग के लिए सारे जो चीफ थे, एयर चीफ था, आर्मी चीफ था, नेवल चीफ था इंडिया का, और रॉ का चीफ था, और अपने और लेफ़्ट राइट जो उसके लोग हैं जो उसको गलत मशवरे दे रहे हैं, उनके साथ बैठ के उसने कहा था कि मैं बॉल जो है आप लोगों के कोर्ट में फेंक रहा हूँ, आप लोग करें जो करना है, और अगर कोई विन विन सिचुएशन हुई तो वो उसका क्रेडिट ले लेगा, लेकिन जो मेरे ख्याल में उसको नहीं मिलना, क्योंकि हम जंग, मैंने पहले कहा था, शुरू वो करेगा, ख़त्म हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और अपनी मर्ज़ी से टारगेट जो है हम जनाब वहाँ पे उस पर हिट करेंगे, और हम अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के मुताबिक फिर स्ट्राइक करेंगे अगर ये बाज ना आया तो। मेरे साथ मौजूद है जनाब जनरल तारिक रशीद साहब, एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं जनरल साहब आपकी इजाज़त से, ज़रा एयरफोर्स ने काफ़ी वहाँ पे जहाज़ छोड़ दिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने 5-7 जहाज़ तो गिरा दिए, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 10-12 जहाज़ गिरा सकते थे इंडिया के, क्यों उन्होंने नहीं गिराए? आमिर साहब क्या हो गया, क्यों छोड़ दिए जहाज़? ये क्या रीज़न क्या था? इतने जहाज़ गिराए जा सकते थे इंडिया के, तो आप लोगों ने क्यों इतने जहाज़ छोड़ दिए उनके, क्यों जाने दिया उनको? ये जिस तरह से हमने गिराए, मेरा ख्याल में उसको अगर हम देखें तो ये एक बड़ी अचीवमेंट भी थी, क्योंकि उस वक्त हम डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में इस लिहाज से थे। फ्रेम ऑफ माइंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम उस वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोल में थे,
एंड हम ये इंतज़ार में थे कि कोई इस तरह की अगर वो हरकत करें तो हम उनको इंटरसेप्ट करें और उनको अपने टेरिटरी में जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं इन रेडर्स को हम पहुंचाएं, और जो कि पहुंचाया भी गया। बिल्कुल। जब आप इस तरह से कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे होते हैं तो आपके पास काफी सारी चीजें लिमिटेड होती हैं, बिकॉज जो ऑफेंसिव वाला बंदा होता है ही हैज द राइट फॉर सरप्राइज एंड ही हैज द राइट ऑफ चूजिंग द टाइम एंड प्लेस। तो इस वजह से ये उसको एक एडवांटेज जरूर होती है जब भी आप ऑफेंस के लिए आते हैं। तो ये जो इंडियन फॉर्मेशंस आई जिसमें कि तकरीबन 65-70 जहाज थे, तो ये इनमें से कुछ बॉम्बिंग के लिए आए जिन्होंने लॉन्ग रेंज अपने टेरिटरी में रहते हुए हमारे कुछ टारगेट्स को इंगेज किया। इसके साथ इनके कुछ एस्कॉर्ट्स जहाज होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, जिसमें मुझे यकीन है कि राफेल भी थे और Su-30 भी थे। और इसके अलावा इनके साथ कुछ फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जिसमें EW प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके एवेक्स होता है, AEW का जहाज होता है, सर्विलेंस के जहाज होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। सो ये एक पूरा पैकेज बनता है जिसे कैंपेन कहते हैं और इसकी प्लानिंग की जाती है। लेकिन जिस तरह से वो आए और जिस हबर दबड़ में उन्होंने ये काम किया और जिस अनप्रोफेशनल तरीके से ये सारा मार्का हुआ, उसमें आप सही कह रहे हैं कि मूडी ने अपने जर्नैलों पे छोड़ा हुआ था, लेकिन मूडी ने उन पे उनके हाथ भी इस लिहाज से बांधे हुए थे कि यार आपने इनको इंगेज करना है, आपने पाकिस्तान के ऊपर जरब लगानी है। अब देखें, एक ऑप्शन अगर आपने यहाँ पे लिमिटेड उसकी कर दी और उनको और ऑप्शंस नहीं दी और वो उनके हाथ में नहीं था कि किस तरीके से किया जाए, कहाँ पे किया जाए, बस मूडी का ये था कि किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए ताकि मैंने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है उसको पूरा होना चाहिए। ठीक। और ये माइंडसेट इसका अभी तक चल रहा है। ये माइंडसेट पिछले पुलवामा में भी नजर आया। उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हमारे एहदाफ में इनके 4-5 जहाज और थे जिनको अगर हम गिराते और शायद इनको ये मैसेज चला जाता और एक डेटरेंस हमारी कायम हो जाती, और इस तरह के बार बार के जो चौंचले और बार बार के एडवेंचर जो ये करने की कोशिश करता है कि जिसका स्लोगन ही इलेक्शन का ये है कि पाकिस्तान पे को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके साथ किसी ना किसी तरह की कोई मिलिट्री ये एंगेजमेंट की जाए और उनको एक निशाना बनाया जाए, उसी पे सारा इसका जो है नैरेटिव है। ठीक। तो ये हमें जरूर बात इस लिहाज से मैं मानता हूं कि डेटरेंस कायम करनी चाहिए। हमें इतना नुकसान उसे जरूर पहुंचाना चाहिए विच शुड क्रिएट अ सिवियर पेन एंड पनिशमेंट के जो अनबेरेबल हो और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम ये कभी कोशिश ही ना करें या सोचे भी ना कि वो पाकिस्तान की हदूद को, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन करेगा, चाहे वो अपने मुल्क में रहते हुए, अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए करे या चाहे बाहर आके करे, चाहे वो कब्बा मारे, चाहे वो इंसानों को मारे। हमारे लिए ये रेड लाइन है और इस रेड लाइन को हमें री एस्टेब्लिश करना है बाय गिविंग दिस मैसेज, और मैसेजिंग होगी थ्रू आवर एक्शन। देखें, डेटरेंस हमेशा कायम होती है आपकी कैपेबिलिटी से और आपके रिजॉल्व से, जी। आपके इंटेंट से। जी। ये नजर आना चाहिए हमें थ्रू आवर एक्शंस, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम इस चीज को जरूर इस्टेब्लिश करेंगे। और ये भी हमें बताना चाहिए कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। इस हकीकत को उसको अब मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक हकीकत है, 25 करोड़ अवाम का एक बहुत ताकतवर मुल्क है, जिसको अगर वो नहीं मानेगा तो अपना नुकसान ज्यादा करेगा। अच्छा, मुझे एयर मार्शल साहब समझाइएगा ज़रा। ठीक है, उनको यहाँ पे जो एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को, उसके बाद उन्होंने सारा जोर जो है ड्रोन्स पे दे दिया है ताकि उनका जो मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम उनकी यहाँ पे कोई मतलब कि लोग भी यहाँ पे उनके जनाब ना मरें, क्योंकि वैसे तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे खाने पकवाए हुए थे। अभिनंदन को तो सिर्फ चाय पिला के हमने भेज दिया था, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे खाने, मेन्यू था, बड़ा रिच मेन्यू था जो हमने रखा हुआ था। लेकिन वो यहाँ पे घुसे नहीं, और अगर घुस जाते तो मेरे ख्याल में काफ़ी उनकी हम खातिर तवाज़ो करते, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा
वार्निंग ही दी है, क्योंकि 10-12 जहाज तो आराम से गिरा सकते थे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब ये ड्रोन पे जो इन्होंने शुरू कर दिया है, फोकस कर दिया है, इस ड्रोन पे मतलब कि ड्रोन जो है इतने इन्होंने छोड़ दिए हैं हमारी एयर स्पेस में, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे और इसका कोई जवाब हमें देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कैसे देंगे हम? इनका मकसद ड्रोन को जो इस्तेमाल शुरू इन्होंने किया है, मेरी नजर में इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ये है कि जो आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह से इनकी एक ह्यूमिलेशन हुई बाय यूजिंग एक बहुत महंगे जहाज जिनके ऊपर इन्होंने सब कुछ बेस किया हुआ था, तो दे वर एबल टू लूज दोज एयरक्राफ्ट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द फेट ऑफ द पायलट्स के उनका क्या हुआ है। ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो इस वजह से भी वो कर रहे हैं कि वो हमारी डिफेंसेस को चेक करना चाहते हैं, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और जो हमारे रिस्पॉन्स है उसको चेक करना चाहते हैं। तो ये एक एक्सटेंसिव यूज करेंगे अपने ड्रोन्स की, जो हाई ऑल्टीट्यूड भी हैं, जो नीचे भी प्रवास करते हैं, जिनमें कुछ कामिकाज़ी ड्रोन्स भी हैं, जिनमें वेपन कैरिंग वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो स्वॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए। और तो ये उस तरह की चीजें इस्तेमाल वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, एक अपना शो करने के लिए इंटेंट भी, और दूसरा हमारी डिफेंसेस को चेक करने के लिए और थोड़ी हैरेसमेंट क्रिएट करने के लिए भी, फियर इन द पॉपुलेशन। आप देखें ना, आप जिधर आप गिर रहे हैं ड्रोन, ये पॉपुलेटेड एरियाज में, और इसमें नुकसान हो रहा है लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी जानों को। तो ये बड़ा एक अजीब सा इन्होंने मशगला शुरू किया है। और तीसरी चीज जो मैं समझता हूं कि ये भी हो सकता है कि कोई और इंटेंट इनका हो आने वाले दिनों में, जिसको डाइवर्ट करके ये एक डिसेप्शन वाला एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो विद द यूज ऑफ ड्रोन्स हियर एक्सटेंसिवली। ड्रोन की टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत सारी इजराइल से और अमेरिका से हासिल की है लेटली, और उसको इन्होंने काफी हद तक डिप्लॉय करना भी सीखा है। तो इसका यूज आने वाले दिनों में काफी होगा। अच्छा, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अगर हम ज़मीनी जंग की बात करें तो कई पोस्टों पे हमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं, मुझे तो उनके साथ हमदर्दी होना शुरू हो गई है, इसलिए कि बेचारे वो कई डिज़र्ट कर चुके हैं इंडियन आर्मी से। कई लोगों ने, बड़े बड़े जर्नैलों ने, इंडियन जर्नैलों ने, और बड़े बड़े जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने तो असाइलम जो है ना वहाँ पे सीख की हुई है मुख्तलिफ ममालिक से। तो वो तो भागने के चक्कर में, इंडियन आर्मी को छोड़ने के चक्कर में है। एंड सेम इज़ द सिचुएशन फॉर एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की। चले ये तो हो गया, लेकिन ये जो पोस्टें जो उधर वहाँ पे सफ़ेद झंडे वहाँ पे लहराना शुरू कर देते हैं, वो मतलब कि इन सो मैनी वर्ड्स वो कहते हैं जी साड़ी बस हो गई और बस कर दो, यही गल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए, मैं खुद भी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट भी, मैं एज ए जूनियर ऑफिसर भी रहा, फिर एज ए सीनियर कमांडर भी मैं रहा हूँ। तो सफ़ेद झंडा खड़े करने का मकसद ये है कि भाई हम आपसे जंग अब नहीं कर सकते, हमें माफ़ी दें। हमारी बड़ी सारी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, हमने अपने मरे मुँह को उठाना है और हम आपसे जंग नहीं चाहते। हमें एक टाइम दें ताकि कम से कम हम अपने जो मरे हुए लोग हैं उनको, उनकी लाशें उठा लें और पीछे ले इवैक्यूएट कर लें। ठीक। तो ये मुतअद्दिद जगहों पे किया इन्होंने, और हमने बड़े बांगे दौल का है कि हमने आपको ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिए, और नंबर ऑफ पोस्ट तबाह कर दी। पूरी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं और सफेद झंडे लहरा रहे हैं। और मोदी को भी आप देखें, जो इसको ब्लडी नोज हमारी माशाल्लाह एयरफोर्स ने दिया है, तो वो तो मेरा मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। फ्रांस ने एडमिट कर लिया कि जी हमारे रफाल त्यारे उधर गिरे हैं, और आज तक रफाल त्यारा कहीं शॉट डाउन नहीं हुआ। तो इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। असला तो आप इक्विपमेंट ले सकते हैं, मोदी को गन है, मेरा मतलब मैं तो करूं इट्स अ मैन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। आई अंडरस्टैंड यू आर यूजिंग द फ्रेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आपने बड़ा एक समथिंग मस्ट अप्रिशिएट जो सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए, वो बुखलाहट का शिकार है, ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो पेशाब पीता है, हाँ देखिए, और गाय को कहता है मेरी ये माँ है, बैल को बाप नहीं मानता, गाय को माँ मानता है, बंदरों की पूजा करता है। और इंटरनेशनल फोरम पे देखें कैसे जाके सच ऑकवर्ड पर्सनैलिटी, वो जाके जफ्फी डालने की कोशिश करता है, वो पीछे हटते हैं। लेकिन इसके साथ ट्रम्प ने ठीक किया कि जब बुलाया उसको, आके भागे भागे गए कि ट्रम्प के विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो कोई लीडर उधर नहीं गया, हमारे पास 3-4 विजिट अमेरिकन के हो चुके हैं।
पहले वो रिचर्ड ग्रेनर आया, रिचर्ड आया, वो कंट्री बीच आया, उसके बाद इनके वो माइनर मिलर में डेलीगेशन आ गए, फिर रिपब्लिकन आ गए, उधर ये खुद पहुंच गए। और उसको ट्रम्प को पता नहीं था, उसने कहा भाई आपका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट 45 बिलियन डॉलर्स का है, हमसे असला खरीदें और हमारे से ये F-35 ले, जिस पे एलन मस्क ने कहा कि जो सफेद आती है उसका पकड़ें। और उनके जब ओवल ऑफिस में मिल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज देखें, वो क्या जयशंकर बॉडी लैंग्वेज जिससे मूडी तन कोई फर्क नहीं नजर आता जनरल साहब। ही इज नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन। देखिए ना, जो बंदे की शादी नहीं हुई, उसको फैमिली वैल्यूज को पता ही नहीं। हमारे यहाँ देखिए मासूम बच्चों को जो मारा गया, पूरी कौम देख के, और वो एक सुरदा सी मतलब देख के हुई कि इतना मासूम प्यारा सा बच्चा, वो कल साहब का जो शहीद हुआ है, और हमदर्दी इंसान को आती है, और हमारी हमदर्दी इंडियन के साथ भी है कि किस किस्म का लीडर उनको मिला है। और अंदर से उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं, अपनी पार्टी के इनके कह रहे हैं कि मोदी साहब जितना कमजोर आपने इंडिया को और तनहा आज कर दिया है, आइसोलेट हो गया ना, आइसोलेट इंटरनेशनली भी, और अंदर से टूट फूट का शिकार हो गया है। इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, मुसलमान रहना नहीं चाहते, सिख नहीं रहना चाहते, वो जो है उसके जो बुद्ध मजहब के हैं 7 ईस्टर्न स्टेट, वो नहीं रहना चाहती, तमिल नहीं रहना चाहते। और ये मोदी ऐसा एक पर्सनैलिटी उनको जो है पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को बढ़ा के आया था। जैसे कहते हैं ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, you cannot, not always, not all, you cannot fool all the people all the time. अब दुनिया को ही बेवकूफ नहीं बना सकता। इंटरनेशनली कनाडा के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसने अपने पार्लियामेंट अमेरिका में केस रजिस्टर्ड हुए, उसमें कतर में इनके खिलाफ जासूसी के मुकदमे डायल किए, जहां जहां ये गए वो गंद किए। तो ये मोदी बहुत ही गंदी जहनीत का आदमी है, और ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, इतनी ज्यादा मार खा के भी अब ड्रोन भेज रहा है। मैंने किसी ने कहा कि ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ मूडी ਦਾ, तो मैं कहा ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कराने का फायदा की है, बेचारी जड़ी आएगी वो। देखिए इससे कुछ शादी में अगर ऑन ए लाइटर नोट कोई बदकिस्मती कर सकता है, नहीं वो फायदा कोई नहीं ना, उस बेचारी दे ओदे हकूक पूरे नहीं होने। हाँ, तो वो एक अलग बात है। देखिए अब अंदर से अब इसके जाने का वक्त आ गया। अब इसके लोग अंदर से इसको कह रहे हैं, कोलिशन वाले भी, मोदी साहब आज 18 दिन हो गए हैं, कोई सबूत लाएं। आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े थे, उन्होंने आपका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आपने जहाज फॉरवर्ड एयर बेस से रियर एयर बेसिस पे ले गए। देखिए पीछे छुपा रहे हैं कि यार ये फॉरवर्ड एयर बेसिस पाकिस्तान की रीच में है, उनके मिसाइलों की, उनके तोफानों की, वो जहाज ही ना मार दें हमारे, पीछे ले गए डिफेंसिव पे, और पीछे बैठ के बुजदुलों की तरह ड्रोन भेज रहे। भाई हमारे पास भी ड्रोन है, हमारे पास आपसे बेहतर ड्रोन है, हमारे पास शापर है, हमारे पास बुराक है, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जा सकते हैं, और इसी तरह उनमें भी डिवाइसेस हैं, मतलब वो उनका हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल हमें दोबारा ये मौका मिला है, जैसे हमने उनको रिस्पांस दिया है ना, अब उन्होंने हम पे ड्रोन लॉन्च किए। अब पाकिस्तान का ये हक है कि उन पे ड्रोन से अटैक करे, और हमारा जो अटैक होगा मुझे उम्मीद है बड़ा मेजर्ड और बड़ा इफेक्टिव और उनको पेनफुल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमने जो इनके जो हमेशा जो हेडक्वार्टर होता है, ठीक है, वो हमारे टारगेट पे होता है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लिक अवे, ठीक है, उसको डैमेज किया जा सकता था, पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी किया जा सकता था, और किसी हद तक किया भी। वो आर्मी चीफ मैंने पहले भी जिक्र किया था, आर्मी चीफ उनका इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको वार्निंग शॉट्स दे के छोड़ दिया, 400 गज पे एंगेज किया, 400 गज पे एंगेज करके कहा कि जी हम छोड़ा इसको हमने। हाँ, और ठीक है, बोलते उनके आर्मी के लोग भी पढ़े लिखे हैं, मोदी से मजबूर हैं, वो तो इन्हें कह रहे हैं कि यार ये जैसे एक जहाज पे बैठ के कह रहा है कि मैं आई डोंट फील कॉन्फिडेंट ऑन दिस जहाज, इन दिस एयरक्राफ्ट। और इन्होंने उसको, और पुराना आर्मी जो चीफ था वो कह रहा है भाई हम इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान से कन्फेडरेशन वॉर नहीं कर सकते, हमारे बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं। देखिए उन पे बड़े स्कैंडल है करप्शन के, जो भी उन्होंने डीलिंग वगैरह करते हैं, बड़ी, जैसे बोफर स्कैंडल पहले आया, फिर राफेल पे बातचीत हुई, तो अंदर से जो है एज ए माशरा, एज ए स्टेट वो टूट फूट का शिकार है। फौजी जो पढ़े लिखे होते हैं, एक सिस्टम के तहत ग्रूम होते हैं, इसे समझा रहे हैं। तो इसने देखिए वो जो हम पे अटैक भी किया, अटैक तो कर दिया, और बाद में स्टेटमेंट का साथ साथ दे रहे हैं कि जी हमने जो है वो मदरसों पे वो जो है जो इनके थे, जहाँ पे ये जो है पाकिस्तान के जो इस तरह से मदरसों में पढ़ रहे हैं, और दहशतगर्द जो हैं उन पे हमने हमला किया। और देखिए वहाँ बच्चे थे, औरतें थे, नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, कुरान शरीफ पे देखें वो शहीद हुआ। तो ये इनकी जहनीत है, और पाकिस्तान ने बड़ा मेजर्ड और एक बात को हद से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। हालांकि मार्च, जैसे आपने कहा, हम डबल ट्रिपल इनके जहाज मार, 70 जहाज हवा में थे। देखिए ये
एक लाइफ लॉन्ग वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी थी कि आप 70 जहाज देख रहे हैं और 70 आधे तो अगर उड़ा देते तो क्या करते ये, और हम 1/4 की स्ट्रेंथ में थे और हम उड़ा सकते लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम बड़ी ऐसी फिर मेहरबानी कर दी थी। मेहरबानी भी की और एक जिम्मेदार स्टेट का मुजाहरा किया। एंड दैट्स वाई आप देखें अभी अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं हाँ कि जी आप सालसी करा दें। हाँ। अच्छा, ईरान के वजीर अच्छा, खारजा हमेशा जनरल साहब ये हुआ है कि जब भी अमेरिका ने कहा है ना कि हम आपको जनाब यहाँ पे मीडिएट करवा देते हैं बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करा देते हैं, हमेशा बैकआउट किया है इंडिया ने। देखिए हमें सबक दिस इज द फर्स्ट टाइम जी कि जनाब जाके उनके पाँव पड़ गए। और ईरान के जो वजीर खारजा हैं इराकची साहब, जी। उनको बुलाया अपने मुल्क में, वो विजिट कर रहे हैं। वो यहाँ से होके गए ना, उनको बुला लिए कि जनाब आप सुलह करा दें, आपके नेबर रहे हैं, हम नहीं बढ़ना चाहते। और साथ लेकिन क्योंकि तंग नजर हैं, कनिंग हैं, और वो सारे ड्रोन भेज रहे हैं। भाई आपको ड्रोन का भी जवाब मिलेगा, बड़ा इफेक्टिव मिलेगा और पेनफुल होगा इंशाल्लाह आपको। पाकिस्तान को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, आपकी फौज तो आपके साथ नहीं है, यहाँ अवाम फौज के साथ है। 24 करोड़ का 25 करोड़ का मुल्क है, 24-25 करोड़ की फौज है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक। तो एयर मार्शल साहब, ये राफेल जो थे ये कितने गिराए जा सकते थे मजीद, कोई हमें एजुकेट तो करें आप। इंडिया ने ये जब टारगेटिंग की और उसके बाद ये कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते और हमने ऐसे टारगेटिंग की है जिसमें एस्केलेशन ना हो। अच्छा, तो ये बात समझने की उनको बहुत शदीद ज़रूरत है कि जब एयरफोर्स एम्प्लॉय होती है दुनिया में कहीं पे भी, तो उसमें एस्केलेशन हमेशा होती है। जब एयरफोर्स एम्प्लॉय होती है अक्रॉस द बॉर्डर, अगर वेपन्स आप फेंकेंगे एंड स्पेशली थ्रू एयर पावर, वो वॉर है। तो ये वॉर वाला सिचुएशन ऑलरेडी हमें आ चुकी है, वॉर इज ऑलरेडी देयर। और इस चीज का हमें यकीन कर लेना चाहिए कि जब एयरफोर्स एम्प्लॉय होगी तो फिर देन देयर आर गोइंग टू बी नो रिस्ट्रिक्शंस। जब किसी एयरफोर्स को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको लिमिट करेंगे, तो वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं निकल सकेंगे जिस तरह के आपको चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टारगेटिंग के लिहाज से भी जब हमने जहाज गिराने हैं तो एयरफोर्स को लिमिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। यू हैव टू टेक डिसीजंस इन सेकंड। इफ यू विल नॉट शूट, ही विल शूट यू। ये आप एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से इट इज नॉट कि आप ट्रिगर हैप्पी हों, लेकिन आपके पास टाइम और डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो आपकी बहुत प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एयरफोर्स को इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट की सहूलत मुयस्सर होगी। जिस तरह 2019 में एयरफोर्स ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया और बड़े इफेक्टिवली उनके जहाज़ों को शूट किया, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से असगर खान और नूर खान साहब के ज़माने से इसको एक ऑफेंसिव ट्रेनिंग मिली हुई है एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रीएम्प्ट। जो 65 वॉर में हमने किया और उसको फिर 67 वॉर में इजराइल ने कॉपी किया। तो हमारी ये ट्रेनिंग, और जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उस वक्त भी हमारा जब फोर्सेस वर आईबॉल टू आईबॉल, एयरफोर्स का ये था कि इफ दे आर नॉट कमिंग वी विल गो एंड वी विल शूट डाउन देयर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कैप्स जो 5-6 इधर मौजूद हैं, सो दैट वी कैन शो आवर रिजॉल्व टू देम। एंड दिस इज हाउ एयर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंटली एम्प्लॉयड। लेकिन ये किसी खाम ख्याली में ना रहें कि उन्होंने टारगेट कर लिया, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और बाउंड्रीज को वायलेट किया, और ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि इसमें हमने एस्केलेशन लेटर को लिमिटेड रखा है और कंट्रोल करके रखा है। ये कभी भी नहीं हो सकता। और पिछली दफा जो थोड़ा बहुत हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं आपके माइंडसेट की सूरत में। इंशाल्लाह ताला जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट इस दफा होगी, आइंदा आपको मौका नहीं मिलेगा, ना आपको इस तरह की जरूरत होगी कि वो एक न्यूक्लियर पावर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स के साथ, आर्मी के साथ, और एक वो लोग जो 25 करोड़ गरीब अवाम है जो कभी भी नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी इज्जत पे किसी किस्म की आंच आए। एयर मार्शल साहब, एक बड़ी जल्दी से एक बात समझाइए। अभी मैंने एक टीवी पे देखा किसी पे, उसमें ये मूडी बैठा हुआ था किसी जहाज में
और बड़ा हेलमेट सेलमेट पहन के किसी कॉकपिट में बैठा हुआ था अपने जहाज़ में, और इनका जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं उसमें बैठ के तो ये कहानियाँ सुना रहा था। उसके बाद स्टेटमेंट भी मैंने इसकी कहीं सुनी कि जी हमने तो राफेल उड़ाया ही नहीं था। तो ये क्या फाख्ता उड़ा रहा था मूडी, क्या कर रहा था? देखिए, मूडी ने तो डेफिनेटली नहीं उड़ाया होगा। मुझे पूरा यकीन है मूडी अगर टेक ऑफ करेगा तो मूडी को किसी किस्म का दिल का दौरा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जो चीज होती हैं एयरक्राफ्ट में और फाइटर एयरक्राफ्ट में, वो बहुत मतलब यू हैव टू बी नहीं नहीं, वो वेरी सिर्फ टफ फॉर दैट। कॉकपिट तक रहा है एयर हाँ, तो मार्शल वो साहब, कॉकपिट की वो तस्वीरों उससे ऊपर नहीं जा सकता, वो गड़बड़ हो जाएगी सर। अगर तो वो इस वो तरह कॉकपिट तक तस्वीरों मतलब कि तक अगर वो एयरबॉर्न हो सकता होता तो वो कब का शादी कर चुका होता है एयर मार्शल साहब। जी बिल्कुल, तो वो तस्वीरों तक ठीक है जी। देखिए, एयरफोर्स ने जो एम्प्लॉयमेंट की अपनी और राफेल मारे, मुझे इससे पहले भी जब आपसे बात हुई थी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हमारी एयरफोर्स अगर इनके खिलाफ पिच होगी किसी भी रोल में, चाहे वो कैब कर रहे हों या चाहे हमें सिर्फ जाना पड़े, तो वी विल बी एबल टू शूट राफेल, बिकॉज उनकी इस वक्त एक सिस्टम आने से चीजें नहीं बेहतर हो जाती। बहुत सारे गैप्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग में हैं, अच्छा, उनकी ये एम्प्लॉयमेंट आई एम सॉरी, आई स्ट्रेटजी एम में है। कटिंग यू एयर मार्शल साहब, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कौन करता है? मूडी खुद करता है? क्योंकि इनको इनको जहाज भी नहीं उड़ाने आते इंडियन एयरफोर्स वालों को, क्या मसला क्या है? देखिए जी, इनकी जो ट्रेनिंग रही है ना, इनका जो कल्चर रहा है और इनकी जो डॉक्ट्रिन रहा है वो बहुत ज्यादा रशियन रहा है शुरू से। अच्छा और रशियन जो एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन है, अगर आप देखें, हमने अफगान वॉर में 10 रशियन जहाज फाइटर्स मारे थे, अच्छा बिकॉज उनका जो तरीका, इनका तरीका कार जो है एयर एम्प्लॉयमेंट का, वो उसे आर्टिलरी की तरह एम्प्लॉय करते हैं। और वो उसकी वजह से उनके पायलट्स इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन भी नहीं लेते, और उनके पास बहुत सारे वो टैक्टिक्स और टेक्निक्स नहीं होते जो कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से, जो वेस्टर्न एयरफोर्सेस और स्पेशली अमेरिकन एयरफोर्स की एक ट्रेनिंग है। और हमें ज्यादातर हम उन्हीं ट्रेनिंग के साथ अटैच रहे हैं। तो इस वजह से हमारी शुरू से जो F-86 और F-104 की जो ट्रेनिंग रही और जो एक कोऑर्डिनेशन रही, उसमें बहुत ज्यादा एयरफोर्स को और पायलट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने सिस्टम को एम्प्लॉय कर सके और डिसीजंस ले सके। लॉ है एज फार एज द कल्चर इज कंसर्न। उसके अलावा फिर मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया था कि इंटीग्रेशन कल्चर ऑफ, से क्या मुराद है आपकी एयर मार्शल साहब? जी, ये कल्चर एक ट्रेनिंग कल्चर होता है ना, अच्छा, जिस तरह ट्रेनिंग मैंने आपसे कल्चर, जी जी, सारा अच्छा ट्रेनिंग एक कल्चर, ट्रेनिंग कल्चर होता है, फिर एक विल टू फाइट वाला कल्चर भी होता है। जी MM आलम साहब से मेरी मुलाकात रही कुछ आखिरी दिनों में, जी, तो वो कहते थे कि मुझे जब मैं जहाज में जाता था और मैं जब हवा में जाता था तो मुझे यकीन होता था कि मैं जहाज मार दूंगा, क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक। मुझे अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस था और मुझे अपने खुदा ताला पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, एंड आई हैड द विल टू फाइट। जी तो हाँ, बट ये एक बड़ा अच्छा, बड़े ब्रिट्स ने और बड़े लोगों ने, बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने, सज्जाद हैदर, एक कमांडो सज्जाद हैदर की बारे में भी बुक्स लिखी हुई हैं, और MM आलम साहब की बात करें, एयर मार्शल साहब, उन पे भी बड़ी अच्छे से यहाँ पे बुक्स लिखी हुई हैं उन्होंने। एक चीज़ ज़रा जनरल साहब बताइएगा, कोऑर्डिनेशन हमारी जो थी बिटवीन लाइक नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी और अभी भी है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्लस पॉइंट विच वी हैड, राइट, और वी हैव रादर, वी डू हैव राइट नाउ एज वेल। तो ये वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, एड्डे महंगे महंगे जहाज़ लै लके और ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ राफेल चला ला तू, ठीक है। तो वो मतलब कैसे ये चलेगा मुल्क इंडिया? मतलब मुझे तो लगता है जितनी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं जनरल साहब, ये तो इन अनदर लाइक फ्यू ईयर्स टाइम बिल्कुल सही, ये तो इंडिया टूट जाएगा। बिल्कुल टूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखें ना, कभी भी इंडिया एज सच कंट्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया। हाँ पार्टीशन से पहले वहाँ प्रिंसली स्टेट थी, हाँ तो इंडिया एज सच या हिंदुस्तान एज सच कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। जी, तो ये एक अननेचुरल सा इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, और दे शुड थैंक नेहरू कि वो कर गए, और गांधी वगैरह को, वरना ये तो अननेचुरल सा एक कंट्री है। देखिए ना, हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, हमारा मजहब उनसे मुख्तलिफ है, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन के तरीके, हम गोश्त खाते हैं वो क्या उसको पूछते हैं। देखिए ना, कोई मुसलमान सोच सकता है कि जैसे मोदी हरकतें करता है, जो जिस तरह की चीज़ें मैंने कहा करता है, पीता वैसे है। मैं तुहानू गल दसे, मैं बड़ी दफ़ा किया जनरल साहब, हम लोग
हम लोग उसकी पिलो टॉक जो होती है ना, पिलो टॉक, हाँ, वो पता चल जाती है। वो हमारे पास पहुंच जाती है। जो अपने कमरे में बिस्तर पे जो वो बातें करता है, ठीक है, वो भी हमारे तक पहुंच जाती है। और उसमें ऐसी सी वो बातें करता है ना, मुझे तो अफसोस होता है कि लीडर है ये। अमेरिका ने सही कहा, शेम ऑन यू। मगर ये बेशक इनको शेम नहीं आएगी। तो आपने जो कोऑर्डिनेशन की बात, अवाम देखे कितनी अच्छी है, हिंदुस्तानी अवाम अच्छी, हमारे ड्रामे देखती है, हम उनकी फिल्में देख लेते हैं, ठीक है। वो हमारे जनाब हम लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, इंडियन अवाम, हम उनसे दोस्ती करते हैं, ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लीडर पता नहीं किथों चुन के लाए तो ये इन्हें रियलाइज करना चाहिए कि एक लीडर की वजह से पूरे मुल्क का अमन और अमान सलामती दौर पे लगी हुई है। बिल्कुल सही। आप देखिए उनके इंडियन जो पाकिस्तान आते हैं या हम वहाँ जाते हैं, जो वीडियो वगैरह हम देखते हैं, वो कितनी प्यारी बातें करते हैं। आप खुद भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया, मैंने ट्रैवल किया, मैं बाहर एम्बेसडर रहा हूँ। वहाँ इंडियन इतने प्यार से मिलते थे, आके बड़ी इज्जत करते थे। वो थोड़े दबे दबे भी रहते थे, बट बड़े वो फ्रेंडली थे। टरकते क्यों संताड़े को वो हमारे जनरल साहब, आप एम्बेसडर भी रहे और आप जनरल भी थे, तो मतलब हमने 1000 साल हुकूमत की है ना। अब तो देखिए हमारी जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में कोऑर्डिनेशन है, वो टेक्निकल लेवल पे इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जी, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जी हाँ। हमारे सारे ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड हैं। देखिए नेवी का काम देखें कि उनको INS विक्रांत को मजबूर किया कि वापस बंदरगाह में चला गया। एयरफोर्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा उनको पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, और वो भीगी बिल्ली बन के बैठ गए। और आइंदा भी अगर जरूरत की तो इससे ज्यादा इंशाल्लाह हमारी एयरफोर्स और फौज को देखें, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल में दबा दिया बैठ के उनको। कैजुअल्टीज भी हुई है, तबाही भी की है, और जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि उनके एक लीडर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो कि BJP के लीडर हैं। अच्छा। उनका एक मैंने देखी वीडियो क्लिप, तो उससे वो पूछ रहा था कि ये पाकिस्तान से ये जो हुआ है तो क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं करेगा। ये 7 मई का उनकी वीडियो है। सुबह वीडियो आई, शाम को अटैक कर दिया। उस वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाइना ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है इंडिया को कि अगर आपने पाकिस्तान पे जंग मसल्लत की तो हम भी आप पे चढ़ दौड़ेंगे। पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं होगा। यू कैनॉट अंडरमाइन द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। हम उनके साथ खड़े हुए। वो कह रहे हैं ये मैसेज हमें आ गया है। मोदी को इस मैसेज का पता है। हम इस पोजीशन में इसका नहीं मतलब ये बना जनरल साहब, ये पूरे खित्ते में ये जंग छेड़ना चाहता है। नहीं, देखिए उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। आप अगर कैपेबिलिटी होती तो आप 70-75 जहाजों से अटैक कर रहे हैं, किसी ग्राउंड ऑफेंस के साथ लिंक करते। आपने टारगेट भी ऐसे शीपिशली चूज किए सिविल आबादी पे, और कहा कि जी हम तो वो दहशतगर्दों के ठिकानों के कर रहे हैं। भाई वो बच्चे औरतें बैठी हुई हैं, मस्जिदें हैं भाई। हमने जो बड़ी समझदारी से मेजर्ड कहा कि हम सिविलियन को अटैक नहीं करेंगे, हम आपके मिलिट्री को टारगेट करेंगे, क्योंकि जंगें तो फौजें लड़ती हैं, पीछे अवाम की सपोर्ट होती है। आप अवाम पे अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये हमारा और उनमें क्लास का फर्क है। तो मैं ये समझता हूँ, हमने कभी बॉलीवुड पे अटैक किया नहीं किया। वो मतलब वैसे हमसे वो तो वैसे दोस्ती करना चाहते हैं। वो सब दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती करना भी चाहते हैं। दोस्ती करना भी चाहती हैं। हाँ, चाहती भी हैं। तो और आपको मैं ख्याल कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो वो एक आम जो इंडियन है, बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा दोस्ती वाले आदमी है। दोस्ती चाहता है। देखें अच्छा, नया काम शुरू कर दिया जनरल साहब। देखे ना, अब सिख जो है, सारे सिख हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। अब नया काम शुरू कर दिया। ओहो जी, सिखों के खिलाफ हो गया पाकिस्तान। हमारे अंदर जो सिखों की जो भी डेस्टिनेशन हैं हमारे मुल्क के अंदर, वहाँ पे रॉ को एक्टिव कर दिया इन्होंने, ठीक है। चले, हम उसका जवाब दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। और सिख जो है हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमें पता है उनको कैसे हैंडल करना है, और वो भी समझते हैं। पुरानी टैक्टिक्स जो है क्यों ग्रो अप क्यों नहीं करते, कोई नई चीजें क्यों नहीं लाते? देखिए सिंपल इनोवेशंस नहीं है। 100 सुनार की और 1 लोहार की। ये करते रहे जो उनका काम है, जो करते हैं प्रोपेगेंडा। हर एक्टर बने हुए हैं, हर चीज को बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ड्रामे लगाए हुए हैं। ये जो पॉलिटिकल एक्टर्स है ना इंडिया में, पॉलिटिकल एक्टर्स, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ जनरल साहब। बिल्कुल। और ये हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं, मैं उनकी फेवर में हूँ। और मुझे उन पे वो भी होता है, मैं दे आर सच गुड पीपल, सारे हॉलीवुड की खवातीन, बंदे इतने अच्छे लोग हैं। मोदी को अगर सीन से हटाया जाए ना, फिर भी हालात बेहतर हो जाएंगे। 22 अप्रैल को जो पहलगाम वाला हुआ,
तो 23 को बिहार क्या लेने गए थे करने ये? हाँ, भाई जहां पे अटैक हुआ था हम चुप पड़ गए। आपको वहां जाना चाहिए। हम चुप पड़ हम गए। चुप देखिए, जहां अटैक हुआ है तो हम पाकिस्तान में कि दहशतगर्दी का वाकया होता है, हम देखते हैं हमारा वजीर आजम, हमारे चीफ आर्मी वहां पहुंचते हैं, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टैंक के ऊपर खड़ा हो गया। सबसे पहले पहुंचते हैं, हाँ। जाके लोगों से इज़हार हमदर्दी करते हैं, सॉलिडेरिटी दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हाँ। वेरी वेल डन, हाँ। और अब उनके जज्बों को तकवीत देते हैं। हाँ। ये क्या कर रहे हैं, पहलगाम में होता है और वो नॉर्थ में है, साउथ में चले जाते हैं बिहार, क्योंकि वहाँ इलेक्शन है। तो मतलब कि कब तक ये मोदी पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाएगा? मैं ख्याल अब वक्त आ चुका है, इंडियन के अवाम समझ चुके हैं, अब अंदर से टूट फूट का शिकार हैं, और इनका बिल्कुल अब जो है ना वो खात्मा भारत के नज़दीक है। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, और पाकिस्तान के पास राइट है अभी रिस्पॉन्ड करने का, जैसे इन्होंने किया 7 मई को, और जैसे ड्रोन भी कर रहे हैं, हमारे पास भी हैं। तो हम क्योंकि एक जिम्मेदार मुल्क है, हम इंटरनेशनल हम अभी भी रिस्पॉन्सिबली अभी मतलब मेजर्ड और कैलकुलेटेड वेरी कैलकुलेटेड हम चल रहे हैं सर। और इन्हें किसी के भुलेखे में नहीं रहना चाहिए। हमारा जो डेक्टरेंस है क्रेडिबल है, और अगर हमने इनका एक भी ब्रिज उड़ा दिया ना, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है गुरदासपुर, माधोपुर, कठुआ, सांबा से जाती है आगे, एक भी ब्रिज उड़ा दिया तो 90% तो कश्मीर कट जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਰ ਗੇम्स भी खेडियां ने, है ना? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ इसने। ਇਹ ਮੂਡੀ ਜਿਹੜਾ ना जाके फिर उनको पता है, बिल्कुल उन्हें पता है और हमें भी पता है, और अगर ज्यादा की हद तक बात बढ़ी तो हम इनका नामो निशान मिटा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा जी। एयर मार्शल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ठीक है गलती हो जाती है, और कौमों से अवाम से गलती ज़रूर हो जाती है लीडर चुनने में, और इस वक्त जो मैं फिर वही बात करूँगा, हमारी सिचुएशन जो है, वी आर नेबर्स, वी कैन नॉट चेंज आर नेबर्स। ना इंडिया हमें चेंज कर सकता है, नेबर चेंज कर सकता है, ना हम अपना नेबर चेंज कर सकते हैं। हमारी आवाम जो है, दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहती है, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है। लेकिन ठीक है, एक गलती होगी भारतीय अवाम से, उन्होंने जनाब एक लीडर ऐसा चुन लिया जो कि हु इज़ अ साइकोपैथ। ठीक है, उसकी मैंने बता दिए, उसके इलाज भी बता दिया उसका। मेरे ख्याल में अगर कोई जाके उसकी अपॉइंटमेंट ले ले, हार्ले स्ट्रीट में लंदन में बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, वहाँ से उसका इलाज करा ले, और उसको बोले किसी जगह जाके बैठे और नया लीडर चुन ले, तो मेरे ख्याल में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।